नमस्कार बच्चों, वीडियो देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे, उनको लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम के लगातार वीडियो के बाद हम आपको आज धातुओं के ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्कों से धातु का निष्कर्षण समझाएंगे, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में वात्या भट्टी की सहायता से आयरन का अयस्क का निष्कर्षण समझाया था। और आज हम आपको क्या है वो कॉपर के अयस्क का निष्कर्षण समझाएंगे। तो इसमें क्या है, हमारे जो कॉपर के अयस्क होते हैं वो ज़्यादातर विशेषकर हमारे जो है वो सल्फाइड अयस्क भी है, ऑक्साइड अयस्क भी है, कार्बोनेट अयस्क भी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, खान से खोद करके खनिज निकाल लिए और खनिज के उस भाग का अवलोकन किया जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धातु की मात्रा होती है और धातु का सरलता से निष्कर्षण किया जा सकता है। ऐसे विधियां जो है वो हमारी सांद्रण विधि कहलाती है और सांद्रण विधियों द्वारा हमने उनको पृथक कर लिया। और पृथक करने के बाद हमारे पास जो अगली विधि आती है सांद्रण की, वो सल्फाइड अयस्कों के लिए, यानी ये हमारा कॉपर पायराइड है जो इसका मेन अयस्क है, अयस्क का कॉपर का, और दूसरा जो है वो कॉपर ग्लांस, ये भी हमारा सल्फाइड अयस्क है। तो इस सल्फाइड अयस्कों को क्या करेंगे, हम झाग गलबन विधि द्वारा झाग के रूप में सल्फाइड अयस्कों को अशुद्धियों से दूर कर लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारे अयस्क बचे ये तो हमारा ऑक्साइड के रूप में ही है, इसे भी हम क्या करेंगे, सांद्रित करेंगे, फिर हमारा ऑक्साइड अयस्क सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्क है जिसे हम कहते हैं मेलाकाइट। और मेलाकाइट अयस्क में कॉपर का जो ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्क है, इसको हम भी पृथक कर लेते हैं। किस विधि द्वारा? सांद्रण विधि द्वारा। अब सांद्रण विधि के द्वारा इसका हम क्या करते हैं, भर्जन और निस्तापन करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर ये बताए हैं, इनमें इन दो के अंदर क्या करेंगे, हम भर्जन की क्रिया करेंगे और बाकी के हमारे दो बचेंगे, इनके अंदर हम क्या करेंगे, निस्तापन की क्रिया करेंगे। और ये दोनों क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, परावर्तनी भट्टी में की जाती हैं। ये कहाँ की जाती हैं, परावर्तनी भट्टी में की जाती हैं। तो सबसे पहले हम परावर्तनी भट्टी के अंदर ले जाकर के इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका कर रहे हैं निस्तापन। क्या कर रहे हैं, इनका निस्तापन। निस्तापन की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि परावर्तनी भट्टी में इन अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हमने क्या लिखा है, Cu2O, जो कि जल योजित है, कैसा है, सांद्रित। इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, और हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cu2O शुष्क प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, सांद्रित है, इसमें कुछ पानी की मात्रा होगी, वो वाष्प बन के निकल जाएगी। कैसे? वाष्प के रूप में बाहर हो जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है, CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3। तो जिनको भी हम हीट करेंगे, निस्तापन क्रिया करेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, Cu2O प्लस हमें मिलेगा H2O प्लस हमें मिलेगा CO2। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारे को प्राप्त हुआ है ये धातुओं के ऑक्साइड। बाकी की अशुद्धियां जो है वो रह जाती हैं, सांद्रण विधि द्वारा ही रह जाती हैं, और बाकी की ये जो वास्तविक अशुद्धियां होती हैं इनको हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, भर्जन, जो हम परावर्तनी भट्टी के अंदर करते हैं। दूसरी विधि भर्जन में क्या होता है, हमने लिया CuFeS2, इसको क्या करते हैं, हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कहाँ? भर्जन करने परावर्तनी भट्टी में। तो जब हम इसको परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात हमें क्या मिलता है, हमें इनके सल्फाइड मिलते हैं, अर्थात हमें मिलता है Cu2S प्लस FeS प्लस हमें मिलता है SO2। ये गैस हमारी बाहर, क्योंकि हमारा ये मेन अयस्क है, और ये अयस्क मिलने के बाद जब इस अयस्क के साथ जो क्रिया हो रही है वो हमारा फिर कॉपर ग्लांस अयस्क हो गया। तो हमें ये हमारा फिर कॉपर ग्लांस के अयस्क के समान हमारा सल्फाइड मिल गया। अब इन सल्फाइडों को वापस ले आते हैं यहाँ पर, तो Cu2S
प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएगा, Cu2O बनाएगा, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगी, SO2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, यहाँ से SO2 गैस निकल जाएगी। इसी प्रकार हमारा क्या होगा कि FeS भी ऑक्सीजन से क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारा क्या निकलेगा, SO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सारे जो अयस्क है सल्फाइड के, वो सल्फाइड के अयस्क हमारे किस में बदल गए, ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो गए। किस में हो गए, हमारे ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो गए। अब इन ऑक्साइडों, क्योंकि हमारी यहाँ पर सारी गैसें जो है वो CO2 गैस, H2O गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये परावर्तनी भट्टी में ही पृथक हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ऑक्साइड अयस्कों को ला करके बात्या भट्टी के अंदर संग्रहित करेंगे, फ्यूज करेंगे, गलाएंगे, और गलाने पर इनके अंदर क्या है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, वो अभिक्रियाओं को हम देख लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसको हटा दिया, क्योंकि ये हमारी जो भट्टी थी ये परावर्तनी भट्टी के साथ होने वाली क्रियाएं थी, बाकी के हमें किसी को अब याद जरूरत नहीं है। बाकी का हमारा जो चलेगा वो चलेगा धातु के, कॉपर लिख सकते हैं, कॉपर धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइडों का प्रगलन। प्रगलन, अब प्रगलन का मतलब हो गया कि इनको हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ गलाएंगे। कॉपर के ऑक्साइड का कार्बन के साथ गलना, गलाना, कार्बन के, कॉपर के ऑक्साइड का कार्बन के साथ गलाना, इनको इनके साथ अयस्क जो है पीछे से परावर्तनी भट्टी से हमने क्या किए थे, प्राप्त किए थे। तो ये जो परावर्तनी भट्टी से हमने इनको प्राप्त किए थे, तो वो अयस्क हमारे क्या करेंगे, हम उनको बात्या भट्टी के साथ गलाएंगे, बात्या भट्टी में ला करके उनका प्रगलन करेंगे और उनको गलाया जाएगा। तो कॉपर के साथ क्या है, कार्बन के साथ इनका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अच्छा देखिए आपके जो, क्योंकि यहाँ पर इसका चयन कैसे कर देंगे, चयन करने के लिए हमारे पास ये रहा कि पीछे हमने जो ग्राफ लिया था किसका, एलिंगम आरेख, एलिंगम आरेख। और एलिंगम आरेख में देखेंगे कि यहाँ पर जो था वो माइनस के 300 किलोजूल प्रति मोल डेल्टा जी का मान था। किसका, डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मान कितना था, माइनस के 300 किलोजूल प्रति मोल। और ये जो ग्राफ था वो 300 केल्विन से लेकर के फ्री होता था। तो यहाँ पर हमारा क्या था, Cu प्लस O2, आगे क्या मिलेगा हमें, Cu2O। तो यहाँ पर हमें 4 का गुणा कर देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 का गुणा कर देना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और ये जो रिएक्शन है वो Cu प्लस O2 एरो हमें क्या प्राप्त होता था, CO प्राप्त होता था। तो यहाँ 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मोल ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो टेम्परेचर है वो लगभग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के चल गया, 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर से चलेगा। वैसे ही ये जो है इसका ग्राफ नीचे की ओर प्लॉट करेगा। जब नीचे की ओर प्लॉट करेगा तो इसका मान जो है वो ऋणात्मक होता चला जाएगा। नीचे की ओर आएंगे तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो डेल्टा जी का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस अयस्क से यानी हमारा क्या है कि Cu2O जो अयस्क है उसमें हमें यदि कार्बन को मिला करके और 373 केल्विन से ऊपर के ताप पर हम कभी भी गर्म करते हैं, किसी भी ताप पर गर्म करें तो हमें क्या मिला प्राप्त होगा, C कॉपर प्राप्त होगा और हमें C कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो इसके निष्कर्षण के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं लगाना पड़ता है। हमारा टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर पे इसका काम हो जाता है। तो हुआ क्या अभी, अब आगे क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, एलिंगम आरेख की इसमें चर्चा भी कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा भर्जन परावर्तनी भट्टी से जो मैंने अयस्क प्राप्त किए थे, उन अयस्कों को कोक के साथ मिलाकर के उसमें सिलिका मिलाएंगे, क्योंकि उसमें अशुद्धि जो है वो किसकी होती है, FeO की अशुद्धि होती है। क्योंकि हमने अभी जो अयस्क लिया था उसका सूत्र था CuFeS2, इसमें क्या है, आयरन की अशुद्धि है। तो हम क्या करेंगे, भर्जित अयस्क में, यानी भर्जित अयस्क प्लस SiO2 प्लस हम इसमें क्या मिला देंगे, कार्बन मिला करके घान तैयार कर लेंगे। और जो घान तैयार करेंगे, घान, उस घान को क्या करेंगे हम बात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में ला करके भर देंगे, जिसे हम चार्ज कहते हैं।
अब हमारे साथ इसमें क्रिया क्या होंगी, परावर्तनी भट्टी में आकर के, परावर्तनी भट्टी से बात्या भट्टी में आकर के वो क्रियाएं हमारे इस प्रकार है कि हमारा जो Cu2O जो है वो FeS के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा, अर्थात यहाँ पर हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा Cu2S प्लस FeO बनेगा। और ये भी यहीं पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा कुछ सल्फर का या आयरन का जो ऑक्साइड है FeS, वो भी हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस करने। और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, SO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। ये SO2 गैस हमारी यहाँ पर भट्टी के अंदर से निकल जाएगी। आगे जो हम देख रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा जो गालक था इसमें, यानी अशुद्धि है हमारी, तो आयरन का क्या हो गया, FeO, चाहे तो यहाँ से प्राप्त किया हो चाहे यहाँ से प्राप्त हुआ हो, ये दोनों आयरन के ऑक्साइड यहाँ सिलिका के साथ क्रिया करेंगे। यह सिलिका हमारा क्या है, गालक, ये किसका काम कर रहा है, गलाने का काम कर रहा है, और ये हमारी क्या है, अशुद्धि है, तो ये गलाने का काम करेगा। आगे क्या बनेगा हमारा FeSiO3, जिसे हम गलित धातुमल कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, गलित धातुमल कहेंगे। यानी यहाँ पर हमें इस भट्टी के अंदर कॉपर के निष्कर्षण करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही हमारा यह जो कार्बन है वो अपचय का काम शुरू कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देख रहे हैं हमारे पास जो आयरन है वो भी बदल जाएगा, सिलिकेट भी बदल जाएगा, कॉपर का जो है, ये हमारे जो पास जो कॉपर है वो सल्फाइड कॉपर का सल्फाइड है, ये भी हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किस में बदल जाएगा, Cu2O में बदल जाएगा, और निकलेगी क्या हमारी ऑक्सीजन गैस, SO2 गैस निकलेगी। अब देखिए, बात्या भट्टी से, परावर्तनी भट्टी से या बात्या भट्टी के ऊपर प्रगलन की क्रिया से जो भी हमें ऑक्साइड प्राप्त होंगे वो ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं Cu2O प्लस हम इसमें क्या मिला देंगे, कार्बन, और इसको गला देंगे 373 केल्विन ताप से ऊपर के तापमान पर। जब ऊपर के तापमान पर जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा, और कॉपर के साथ साथ हमें कार्बन की मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, हमें क्या है, कॉपर गलित धातु के रूप में प्राप्त हो गया, गलित धातु के रूप में प्राप्त हो गया। अब देखिए, अभी जो पूरा कॉपर जो है, कॉपर का ऑक्साइड वो पूरा कॉपर के में बदल गया, लेकिन हमारे पास ये क्या गलित के रूप में है, हम इसको किसी सांचे में डालते हैं तो अभी भी कुछ मात्रा में इसमें क्या रह जाती है, CO2 गैस रह जाती है। जो CO2 गैस उसमें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है तो वो क्या है, फपोलेदार कॉपर बन जाता है। कैसा बनता है, उसमें कॉपर के अंदर फपोले बन जाते हैं ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फपोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं इसको, विलिस्टर कॉपर कहते हैं, विलिस्टर कॉपर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, परावर्तनी भट्टी में जो है वो इस तरीके से कॉपर प्राप्त हो जाता है। ये दोनों आपस में यहाँ क्या है, स्व ऑक्सीकरण भी क्रिया होती है। एक तो इस तरीके से क्रिया हुई जो परावर्तनी बात्या भट्टी में होगी, बाकी क्या यहाँ पर ये दोनों ऑक्साइड आपस में भी क्रिया कर लेते हैं। कैसे कि Cu2O प्लस SO2, आगे क्या होगा हमारा, आगे मिलेगा हमें ये हो गया हमारा Cu2S, आगे क्या मिलेगा हमें, कॉपर मिलेगा, और प्लस हमें क्या मिलेगी, SO2 गैस मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, गलित धातु के रूप में हो गया, गलित धातु के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सांचे में डालेंगे, किसी सांचे में डालेंगे, यानी छोटी छोटी क्यारियों में इसको डालेंगे कॉपर को, तो कॉपर के अंदर से ये CO2 गैस अभी भी बुलबुलों के रूप में निकलती हुई रह जाती है, जो धीरे धीरे निकलती रहती है। तो उसमें क्या बन जाती है, इसमें हल्के हल्के से फपोले बनेंगे। ऐसी को क्या कहते हैं हम, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं या फपोलेदार कॉपर कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बात्या भट्टी के अंदर प्रगलन क्रिया के द्वारा कार्बन के साथ मिलाकर अपचयन किया जाता है, और ये स्व अपचयन भी कर लेते हैं।
ये क्या कर रहे हैं, आपस में स्व अपचयन की क्रिया भी कर लेते हैं और इस तरीके से कॉपर धातु बनाते हैं। अगर हम इसमें कोयला नहीं मिलाते हैं तो ये लास्ट में जाकर के आपस में भी क्रिया करके और उसका धातु का निष्कर्षण कर देते हैं। तो देखिए इस वीडियो में यहाँ तक ही सही है, क्योंकि आगे वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। अगले किसी वीडियो में आपको हम आगे के पाठ के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।